नमस्कार दोस्तों, कला इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर में आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए। वैसे तो संधि और समास भी अपने अपने अपना स्थान रखते हैं, वर्ण विचार भी। ये जो टॉपिक है वो रीट के लिए वरदान सिद्ध है। खास तौर से पटवार वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसको एक नज़र समझना जरूरी है, क्योंकि उनके कोर्स में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अगर वो कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो संज्ञा चुनाव विशेषण क्रिया सीखेंगे तभी तो वो उपसर्ग प्रत्यय समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें तो तद्धित और कृदंत प्रत्यय आएंगे। पटवार वालों के लिए, एसआई वालों के लिए, एसआई के तो खैर पूरा इंपॉर्टेंट है। पटवार वालों के लिए और ग्राम सेवक वालों के लिए तो रिक्वेस्ट है कि वो इन टॉपिकों को केवल समझें, केवल एक नज़र देखें, ना तो इसे लिखें ना कुछ करें। लेकिन रीट वालों के लिए, सीटेट वालों के लिए, सेकंड ग्रेड का तो सुपर है ये टॉपिक, और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड इन सब के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सार्थक रहता इस समय के एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए। तो दोस्तों, रीट के एग्जाम में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो सुनिए, क्या है शब्द रचना। शुरू से सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा को डेफिनेट करते हैं। देखो, मैं परिभाषा बताता तो ये चार्ट मैंने सिर्फ इसलिए बनाया लिखा है क्योंकि इसमें आपका समय बचता है, क्योंकि मैं परिभाषा बताने के बाद फिर ये चार्ट ही बनाने वाला था। तो आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक वर्ड लिखा कै मैं ले बराबर बना कमल, और एक लिखा रे मैं ले बराबर लिखा रमल। तो शब्द की परिभाषा क्या है? ये वर्ण है, 1 2 3। तो मैं ये कहना चाहूंगा 2 या 2 से अधिक, कम भी हो तो चल जाएगा, कमल हो तो भी चल जाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द। तो कै मेल है कमल, रे मेल है रमल। क्या रमल कोई शब्द है? यस, शब्द तो है, बस इतना सा अंतर है कि एक तो इनमें है सार्थक और एक होता है दोस्तों निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, लेकिन ये नहीं कह सकते कि निरर्थक शब्द नहीं होता। जैसे अपन बोलते हैं ना चाय बाय बाय, बाय निरर्थक है लेकिन शब्द तो है, द्वंद्व समास में अंतर्गत आता है। कहने के तात्पर्य दोस्तों सीधा सा मैटर है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। जरूरी नहीं वह सार्थक हो, वह निरर्थक भी हो सकता है। ये हो गई परिभाषा। अब सुनो, शब्द कितने टाइप के होते हैं ये आपके समक्ष है। ऐसा नहीं कि पटवार में भी नहीं पूछा गया है। पटवार में संज्ञा नहीं था, लेकिन संज्ञा से रिलेटेड पूछा गया है प्रश्न। तो पढ़ना तो सबको है। देखो, कुछ भी छोड़ोगे मरोगे, कंप्लीट पढ़ो। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, अर्थ क्या है पहले इस बात को समझो। व्हाट्स मीन अर्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका क्या मतलब है, मतलब अर्थ। अर्थ हम उसे कहते हैं जिनको सुनकर या पढ़कर हमारे दिमाग में जब चित्र उभर कर आते हैं। जैसे मैंने ये लिखा शेर, या तो सुन लो शेर, सुना या फिर पढ़ा शेर। अगर मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली शेर का चित्र आएगा। जिन शब्दों को सुनकर या पढ़कर अगर हमारे मस्तिष्क में चित्र उभर कर सामने आते हैं उन्हें कहते हैं अर्थ। जिसके चित्र नहीं आते हैं विडाल, अब किसी के चित्र नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसका अर्थ बताऊंगा, विडाल का मतलब बिलाव यानी बिल्ली का पुल्लिंग शब्द होता है, तो निश्चित है चित्र बनेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ किसे कहते हैं? जिसमें चित्र बनता है। इसे कमल का चित्र बन रहा है, सार्थक है। इसमें रमल का चित्र नहीं बन रहा, निरर्थक है। अब पेपर में निरर्थक से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आए अभी तक जो मैंने इतने एग्जाम में देखे। एक बार तो आया सफकतरु, सफकतरु शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर रचना क्या ऐसे पूछा है, तो अर्थ के आधार पर है सार्थक निरर्थक, तो ये निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद एक बार प्रश्न ये भी आ चुका है, हमल किस प्रकार का शब्द है? ये भी दोस्तों निरर्थक है। हालांकि उर्दू में इसका एक अलग अर्थ होता है, गर्भवती महिला को कहते हैं, लेकिन फिर भी अब आने वाले एग्जाम में इसके प्रश्न कैसे आते हैं? एक शब्द होता है योगरूढ़, पुनरुक्त शब्द होता है, पुनरुक्त। इसको समझना आप, कामता प्रसाद गुरु पेज नंबर 291 पर आपको इसका पूरा विश्लेषण मिलेगा। पुनरुक्त का पुनः प्लस उक्त, पुनः माने फिर से उठाकर पटकना। मैंने बोला मान लो राम, और मैंने इसे फिर से उठाकर पटक दिया राम राम, तो इसे कहते हैं हम पूर्ण पुनरुक्त। क्या कहते हैं? पूरा का पूरा उठा के रख दिया। मैं अगर कंपटीशन का एग्जाम बनने लगा तो ये पूछूंगा पूर्ण पुनरुक्त में कौन सा समास, पूर्ण पुनरुक्त में कौन सा, क्योंकि एक शब्द को उठाकर फिर से पटकाया। तो पूर्ण पुनरुक्त में
राम राम पल पल क्षण क्षण दिन दिन कौन सा होता है? अवयवी भावी समास। तो ये तो कहलाता है पूर्ण पुनरुक्त। अगर मैं लिखता हूं आमने आमने, इसी के जैसे एक वर्ड होता है सामने, आधा उठाया आधा आ हटाया, तो इसे कहते हैं आधा उठाने के कारण अर्ध पुनरुक्त। लेकिन दोनों का मतलब होता है आमने सामने, दोनों का अर्थ होता है, सार्थकता दोनों में भी है। आमने सामने पूर्ण पुनरुक्त में पूरा पूरा उठेगा, अर्ध पुनरुक्त में आधा उठेगा। और एक होता है अपूर्ण पुनरुक्त। अपूर्ण का मतलब कोई भी पूरा नहीं है, एक पूरा है दूसरा अधूरा, चाहे वाय, इसे कहते हैं अपूर्ण पुनरुक्त। द्वंद्व समास में आता है अपूर्ण पुनरुक्त। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न कैसे आएगा, यहाँ पर अर्थ के आधार पर प्रश्न आएगा, अपूर्ण पुनरुक्त का कौन सा पद निरर्थक है? प्रथम पद की द्वितीय पद, तो द्वितीय पद, ये प्रश्न आता है। जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वाणी, खाट वाट। इसके अलावा दूध दही घी, मेंढक पेड़ कमल घर राम विद्यालय, ये सारे कैसे होते हैं दोस्तों? सार्थक होते हैं। जिनका चित्र आपके मस्तिष्क में उभर कर सामने आता है वो कहलाते हैं अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अर्थ के आधार पर हमने दो वर्ड लिख लिए। अब आते हम रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसको कम कर लो यार थोड़ा सा, सर इसको कम कर लो ना, ना काटो मत, इसको कम कर लो बस, मैं अपने आप कटवा दूंगा बैठ कर वहीं पे। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर तो है उत्पत्ति, सॉरी यहाँ पर उत्पत्ति की ती की मात्रा छोटी आएगी, उत्पत्ति, और यहाँ पर है व्युत्पत्ति। तो अंतर क्या है उत्पत्ति में और व्युत्पत्ति में, वो मैं आपको बता दूंगा। मान लो मैंने बताया सम प्लस ज्ञा, सम माने समान और ज्ञा माने ज्ञान, समान रूप से संपूर्ण, सम का मतलब यहाँ पर संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान संज्ञा गलत है। अगर कोई नाम आपको दो टुकड़ों लेकर अर्थ बताता है उसका, तो वो कहलाता है व्युत्पत्ति। और अगर हम उसकी परिभाषा बताते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का जब बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, वो कहलाती है उसकी उत्पत्ति। दो चीजें हैं। अगर मान लो मैं आपको बताऊं सम प्लस विधान, संपूर्ण रूप से सभी के लिए विधि कानून होता है, तो ये तो होगी इसकी उत्पत्ति। अगर कोई संविधान की डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो वो कहलाती है उसकी उत्पत्ति। मेरा नाम नफीज है, तो वर्ड है नफ्स प्लस ईजिज, यानी इजाद करना। नफ्स माने रूह, ईजिज माने इजाद करना, निर्माण करना, आत्माओं को बनाने वाला, नष्ट करने वाला खुदा। तो ये तो मेरा अर्थ है व्युत्पत्ति। फिर अगर कोई हमारी परिभाषा बताता है तो वो कहलाती है इसकी उत्पत्ति। चलो दोस्तों, ये शब्द बने कैसे हैं? रूढ़ का मतलब होता है वे शब्द, सुन लेना क्योंकि ये लिखा लिखाया आपको मिल जाएगा, और अगर लिखना है तो बार बार सुनते रहिए, पुश करते रहिए, लिखते रहिए, वरना मैं तो पीडीएफ आपको एक साथ सेंड कर दूंगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके कमेंट्स बॉक्स में नंबर आएंगे तो। ठीक है दोस्तों। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका निर्माण अपने आप हुआ है, स्वतः हुआ है, जिसमें कोई भी संधि समास प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा वर्ड है, रूढ़ कहलाता है। जैसे घर, ना कोई संधि, ना कोई समास, ना कोई उपसर्ग, ना कोई प्रत्यय, और अर्थ भी आ रहा है, ये कहलाता है रूढ़। घर है, घोड़ा है, कमल है, पेड़ है, ऐसे थोड़ी करोगे पे प्लस ईड ए और ई मिलकर के ए हो गया, ऐसे नहीं करोगे। पेड़ है, राहुल है, ये अच्छा वर्ड है। राहुल का मतलब ऐसे होता है बंधन। राहुल शब्द में कोई संधि समास प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका निर्माण उत्पत्ति अपने आप हुई है, जिसमें कोई संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हालांकि हमारे कुछ बड़ी बड़ी बुक्स नहीं, नाम लेना अनुचित होगा क्योंकि वो ऑथेंटिक बुकों में आते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है, दीप प्लस अक, इसमें तो दीप प्लस अक आ रहा है, तो ये रूढ़ तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दीपक को किस में रखा है? रूढ़ में। जब आप पढ़ोगे ना ऑथेंटिक बुक्स को आप समझ जाओगे। जल प्लस जय उन्होंने लिख रखा है जलज। अरे यार ये कैसे रूढ़ हो सकता है? इसमें तो एक तो जय है, एक जय है, दोनों सार्थक है, तो ये तो रूढ़ होना ही नहीं चाहिए। चलो ये बड़ी बड़ी विद्वानों की गलतियां हैं। खैर, तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया। वे शब्द जिनका निर्माण अपने आप हुआ है क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
यौगिक नाम ही क्लियर है, योग प्लस एक, योग का मतलब सिंगल नहीं है, योग इसमें दो हैं। और जब दो शब्द मिले और किसी के लिए फिक्स अर्थ ना दे, जैसे चौराहा, चौराहों का समूह यौगिक है। सब्जी मंडी यौगिक है, एक सब्जी और एक मंडी, दोनों का मतलब सब्जी मंडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो शब्द मिलते हैं सार्थक हो और किसी के लिए हम फिक्स नहीं करते हैं उसे कहते हैं यौगिक। लेकिन जब एक ही शब्द है, संधि समास प्रत्युपसर्ग कुछ नहीं है, वो रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? देखो यौगिक तो हो गए, मान लो सब्जी मंडी, ये तो दो शब्द हैं और बराबर सब्जी मंडी है। लेकिन योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जैसे आ जाए नील एक वर्ड, कंठ दो वर्ड बराबर शिव। इसमें होता है, यौगिक में होता है दो सार्थक शब्दों का मेल और अर्थ बदलेगा नहीं। इसमें होता है दो सार्थक शब्दों का मेल लेकिन अर्थ आएगा कुछ और ही। नीला है कंठ जिसका, कुछ और ही अर्थ है शिव। तो आप समझ रहे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब दो सार्थक शब्दों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब ये बताओ, जलज है, जल में जन्म लेने वाला किसके लिए फिक्स हो गया? कमल के लिए। तो कमल कैसा वर्ड हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर एक वर्ड बोल देता हूं, चक्रपाणी। चक्र माने चक्र, पाणी माने हाथ, जिसके हाथ में चक्र है विष्णु, तो ये तो हो गया योग रूढ़। लेकिन मेरे दोस्तों सीधा सा मैटर, सीधा सा फंडा है कि जब दो शब्द मिले और वही अर्थ रहे तो ये योग रूढ़ यौगिक, और अगर अर्थ बदल जाए तो उसे कहते हैं योग रूढ़। तो ये तो आपका यहां तक हमारे किसी काम का भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी। हाँ तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार तरह के होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। हम दो को पहले समझते हैं। तत्सम किसे कहते हैं दोस्तों? तत् यानी जैसा, और सम का मतलब समान यानी कि वैसा। कई अलग अलग शिक्षक अलग अलग अर्थ बताते हैं। तत् कोई सार नहीं है, सम का मतलब समान, तो काफी अलग अलग अर्थ बताते हैं। हमें शब्द से इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे थे वैसे ही आज हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए माइंड में छोटा चित्र बनाते हैं। कई बच्चे इसको रटने में दिक्कत करते हैं, कई स्टूडेंट्स सर रटे कैसे, या फिर इसके लिए पीछे क्या लॉजिक है। मैं आपको 500 शब्द अगर हैं तो 300 वर्ड तो मैं आज यहीं करा दूंगा 15-20 मिनट में। बाकी थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, एक राउंड सबको देखना भी पड़ेगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज हिंदी भाषा में स्वीकार जैसे कि तैसे कर लिए गए वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। लॉजिक बताता हूं, आप ये लगा लो, पुराने धारावाहिक आप देखते हो, भगवान श्री कृष्ण के जमाने के, राम के जमाने के आप धारावाहिक देखते हो, उन धारावाहिकों के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा तो श्री कृष्ण और राम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे हे भ्राता, संस्कृत भाषा शब्द आज हमने स्वीकार अगर ऐसे कैसे लिख लिया, भ्राता ही बोल दिया तो तत्सम हो गया। क्षीर, श्रृंगार, श्रृंगार में को तो ध्यान रखना, ये ऐसे रे आता है, इसमें ऐसा रे नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। श्रृंगार हुआ, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और खास तौर से इनकी पहचान और भी होती है कि शे, त्रे, गे और श्रेय, ये संयुक्त वर्ण होते हैं, ये वाले वर्ड इसमें आते हैं। जैसे क्षीर हुआ, त्रिशूल हुआ, त्रिशूल, ज्ञानी हुआ, और इसका एक वर्ड लिखता हूं मैं, श्रेय से श्रृंगार हुआ। तो ये वर्ड अगर आपको किसी भी शब्द में आपको शुरू में दिखाई देते हैं, बीच में दिखाई देते हैं, लास्ट में दिखाई देते हैं, निस्संदेह आप तत्सम करके आइए। फिर भी एक दो शब्द हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षीर। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज मुख सुख के कारण अपना रूप बदल चुके हैं। मुख सुख के कारण यानी कि जो पहले बोलते थे मतलब, अब कुछ लोग बोलते हैं मतबल। तो सेम ऐसे ही जो पहले क्षीर बोलते थे, अब वो क्षीर को तो क्षय का तो क्षीर का तो क्या कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं खीर। जो पहले था त्रिशूल, अब कर रहे हैं वो त्रिशूल।
त्रिशूल। जो पहले होता था ज्ञानी, अब कर रहे हैं वो ऐसा लिख देते हैं ज्ञानी, तो ये गलत है दोस्तों, ये आता है सबसे ज्यादा। और जो पहले बोलते थे श्राप, अब बोल रहे हैं श्रृंगार, जैसे उसने बोला ना श्रृंगार, तो आजकल लोग क्या करते हैं श्रृंगार बोलते हैं, घूंघट की आड़ से श्रृंगार अधूरा रहता है, तो वो गलत है दोस्तों। तो ये शब्द जब हम बिगाड़ देते हैं ना, वो तत्सम कहलाते हैं। कैसे बिगड़ते हैं, सीधी सी बात है, जब आप बोलोगे भ्राता, तो अब बिगड़ कर हो गया भाई, ये तत्सम है, ये तद्भव है। पहले बोलते थे हे वणिक महोदय, वणिक, अब वणिक 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 बढ़िया 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 बोलने लग गए। पहले होता था महिषी, महिषी महिषी भैंसी भैंसी भैंस हो गया। पहले होता था क्षीर, अब हो गया खीर। तो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं, उनसे बिगड़े हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इनकी पहचान। तो परिभाषा तो कैसे होगी, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कहते हैं हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो मुख सुख के कारण अपना रूप परिवर्तन कर चुके हैं दोस्तों, रूप परिवर्तन कर चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तद्भव कहलाते हैं। ये हो गई इसकी पहचान नंबर 1। अब एक बात ध्यान रखना, एकमात्र अपवाद भी आपको बताता हूं इन शब्दों में। ये शब्द 100% तत्सम के शब्द हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर श्राप नजर आए तो श्राप गलत है, शुद्ध होता है, ये तो तद्भव है, शुद्ध होता है शाप, ये अकेला तत्सम है। तो ये कैसा रहेगा दोस्तों, अपवाद की श्रेणी में आएगा। और देखो, अगर आपको कभी भी बिंदी वाला वर्ण मिल जाए, विसर्ग वाला दिख जाए, हलचिन वाला दिख जाए और री वाला दिख जाए, और ये ध्यान रखना संधि के तो सभी शब्द, मैंने आपको बताया ना संधि में जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो सारे तत्सम होते हैं। बिंदी वाला जैसे ये आ गया पंच, जैसे ये आ गया प्रातः, जैसे ये आ गया महान, जैसे री वाला बता देता हूँ, री वाला जैसे कृष्ण आ गया, जैसे री की माँ ऋतु भी लिखा आ गया डायरेक्ट। तो कहने का बिंदी आ जाए, विसर्ग आ जाए, हलचिन आ जाए या री से रिलेटेड शब्द आ जाए, तो आप 100% किस्म ले जाओगे तत्सम में। वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये रे के भी प्रकार आते हैं, ये वाला रे, ये वाला रे और ये वाला रे। एक ट्रक को छोड़ देना, देखो इतना सा तो हमारा भी दिमाग काम करता है। ट्रक भगवान श्री कृष्ण के जमाने का वर्ड नहीं है, नहीं तो ये रे आ जाएंगे, जैसे कर्म हुआ, प्रकाश हुआ, राष्ट्र हुआ। तो ये दोस्तों ये रे तीनों दिखाई देते हैं, वो सीधे सीधे किस में जाते हैं, तत्सम में जाते हैं। वैसे एक बार आपको पूरे शब्दों को पढ़ना जरूरी है, लिस्ट पीडीएफ पे आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव में क्या हुआ, बिंदी का हो गया चंद्रबिंदी, जैसे जो पहले था पंच अब हो गया 5, जो पहले था दंत अब वो क्या हो गया दांत। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, दांत चंद्रबिंदु दिखने का सीधा सा मतलब उसे क्या करना है अपन को, तद्भव करना है। चंद्रबिंदु दिखाई दिया, सीधा करो तद्भव, ठीक है। और जो पहले रि आता था अब वो बिगड़कर रे हो रहा है, जैसे लिखा आता था ऋतु, और आजकल अगर कोई लिखते हैं ना ऋतु, समझ जाओ वो क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। और संधि के शब्दों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा आपको बाकी शब्दों को पढ़ना भी पड़ेगा। तो तत्सम, तद्भव और लिस्ट में आपको भेज दूंगा नंबर देते के साथ ही। अब बात करते हैं देशज की और विदेशी की। बहुत सारे शब्द हैं, इनके लिए लिस्ट आती है पेपर में, ये तो आप ट्रिक देखना, इसके बाद आप करना स्टार्ट कर देना। तो देशज शब्द और विदेशी शब्द, देशज और विदेशी शब्दों को हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, देशज और विदेशी। देशज क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, क्षेत्रीय का मतलब ग्रामीण भाषा के। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं क्षेत्रीय होते हैं और एक होते हैं दोस्तों ध्वन्यात्मक आवाज के कारण। जैसे पटवार में आता है पटाखा, किस प्रकार का शब्द है, गांव का शब्द है, देश शब्द है। ध्वनि कारण गाल पे चौटा पड़ा, चटाचट या चटाक, चटाक फटाक धड़ाम, सटासट फटाफट धड़ाम डिशुम। ये जो वर्ड है दोस्तों, ये सारे के सारे कैसे वर्ड हैं, साए साए दाएं दाएं पन पन टन टन। ये आवाज के कारण अपन इसको बोलते हैं। जैसे अपन ने ये लिखा तो ये आवाज आई टक, तो जब हम बोलते हैं ना टक से आवाज आई टक, तो ये वर्ड कहलाते हैं ध्वन्यात्मक। और ये किसकी लिस्ट में जाते हैं, देशज की लिस्ट में जाते हैं। और क्षेत्रीय शब्द सत्तू हुआ, धानी, लुगड़ी, तावड़ा, ये जो वर्ड है गांव के शब्द कई बार अपन शहर में आ जाते हैं और फिर भी हमसे कभी ना कभी गांव के शब्द निकल ही जाते हैं।
जैसे मैं जा रहा था एक बार CTET का एग्ज़ाम दे रहे जयपुर, तो एक मैम बोली भैया उधर सर को। मैंने क्यों, क्या प्रॉब्लम मैम? क्योंकि मेरे ऊपर तावड़ा आ रहा है। तो ये है देशज शब्द। तावड़ा हुआ, मुड्डा, मुड्डा बोले तो जूता, खींच, तो ये सारे कैसे कहलाते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या कहलाता है? प्रत्येक अंग्रेजी भाषा के शब्द और ख़ास तौर से मुस्लिम भाषा के, मुस्लिम भाषा में भी अरबी, फारसी, उर्दू ये वर्ड होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। मुस्लिम शब्द डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये शब्द कैसे कहलाते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द आलपिन है, गेट है, बल्ब है, ट्रक है, ड्रम है, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं? देश विदेशी अंग्रेजी होते हैं। मुस्लिम शब्द बादशाह, शहंशाह, तुरप, इक्का, डच के भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं, चीनी भी हैं, पुर्तगाली भी हैं। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको रटने पड़ेंगे दोस्तों। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको तुर्की शब्द याद कराना चाह रहा हूँ। पहले तुर्की में कौन कौन सा, जैसे बाल्टी है और बेगम है, खंजर है, तोप है, संतरा है और आका है, आका। तो ये वर्ड है मान लीजिए। तो इन वर्डों को याद करने के पीछे आपको रटोगे मरोगे। सबसे बच्चा प्रॉब्लम यही आता है। तो मैं एक कहानी बताता हूँ आपको ना, हर चीज में ट्रिक निकालनी है। तुर्की, 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 ऐसे लग रहा है जैसे टोकरी, टोकरी वर्ड आ गया। अब चित्र बनाते हैं। टोकरी में जो जो चीज़ आएंगी वो समझ लो किस भाषा में जाएंगी? तुर्की भाषा में। मुझे ख़त्म करना है किसको? मेरी बेगम को, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी। तो मैं गया मार्केट टोकरी लेके, और मैंने सबसे पहले संतरा और पपीता भी है इसमें, पपीता। मैंने सबसे पहले क्या लिया? संतरा और पपीता लिया और उसमें इंजेक्शन भर के ले गया जहर का। लो बेगम तुम्हारे लिए, बेगम, ठीक है। तो उसने कहा पहले आप खाओ। फंस गया ना, संतरा और पपीता मैं ही ले गया, मैंने इसको फेंक दिया। फिर मैं तोप और बारूद लेके गया, बारूद भी सिखाए। फिर मैंने सोचा इसकी तरफ तोप और बारूद लगाऊंगा और फिर इसको उड़ाऊंगा। पर उसको क्या करा, बाल्टी में पानी लेके उसने मेरे तोप में ही पानी भर दिया, बाल्टी बढ़ा गया। एट लास्ट मैंने जिंद को बोला कि, वो बोला जो हुक्म मेरे आका। मैंने कि बेगम को ख़त्म कर दे मेरा काका। तो ये बेगम हो गया आका। एट लास्ट मुझे पता था सारा काम मुझे ही करना है। मैंने लिया खंजर और उसको मारने जैसे गया उसकी आंखें खुल गई। मैंने डर के लिए मेरे खुद भी चाकू लगा लिया। तो ये ऐसे आपको कोई ना कोई कहानी, देखो ये तो कहानियाँ हैं, मैंने तो रट रखा है और भी ट्रिक है मेरे पास तो, किंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा संज्ञा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन संज्ञा।